नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए हम फटाफट से इस सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो बिना समय व्यर्थ के सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है राजेंद्र प्रसाद की। संपूर्ण क्रांति का जनक किसे कहा जाता है या सर्वोदय योजना का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। और सर्वोदय योजना चलाई कब गई थी? तो 1950 में। नेक्स्ट देखेंगे, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी है? तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आपके त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट देखेंगे, बंदी जीवन किसकी पुस्तक है? तो बंदी जीवन है सचिंद्र सान्याल की पुस्तक। सचिंद्र सान्याल की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? बंदी जीवन। नेक्स्ट देखेंगे, होम रूल लीग मूवमेंट कब प्रारंभ किया गया? तो जो होम रूल लीग मूवमेंट है यह बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी के द्वारा 1916 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह थी आपकी एनी बेसेंट और इनकी जो प्रमुख पत्रिका है इसका नाम है कॉमनवेल्थ। अब चूंकि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं और अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो आपका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। और इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजनी नायडू जी के द्वारा अध्यक्षता की गई, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट देखेंगे, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, देखिए वह प्रश्न भी मिल गया है। तो सरोजनी नायडू जो कि भारत की प्रथम राज्यपाल रहीं और किस राज्य की रहीं? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल रहीं सरोजनी नायडू। और 1925 के कानपुर अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वह थी सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट देखेंगे, 1916 के अधिवेशन में गरम दल नरम दल जहां एक होते हैं उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, कुल कितने राज्यों में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था स्थित है? तो भारत के कुल ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है। सबसे पहले तो यही जान लीजिएगा कि द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या है। तो ऐसे राज्य जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही सभाएं स्थित हैं उन्हें कहते हैं द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था। तो ऐसी शासन व्यवस्था वाले आपके भारत में कुल 6 राज्य हैं, जिसमें तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। एक बार फिर से रिकॉल कीजिएगा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। क्योंकि प्रश्न आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए निम्न में से कौन से एक राज्य में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, तो आपको सारे ऑप्शंस याद होने चाहिए। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास जी के द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो 1913 में लाला हरदयाल और सोहन लाल जी के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, स्वराज पार्टी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हरदयाल और सोहन लाल जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कामागाटा मारू संबंधित घटना कहाँ से संबंधित है? तो जो कामागाटा मारू घटना है वह संबंधित है आपके जापान के जहाज से। जापान की यात्रा पर निकला हुआ एक जहाज था जिसे में कनाडा में प्रवेश से रोका गया था। इस घटना ने विवाद के स्वरूप काफ़ी बड़ा रूप ले लिया था, जिसे इतिहास में कामागाटा मारू की घटना के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रवेश कब रोका गया था? तो 1914 में। बंगाल विभाजन की डेट क्या थी? तो बंगाल विभाजन की डेट थी 7 अगस्त 1905 और उस समय जो भारत का वायसराय था वह था लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की डेट थी 7 अगस्त 1905 और उसका जो उस समय वायसराय था वह थे लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट देखेंगे, चौरी चौरा घटना जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में होती है, ये कब हुई है? तो फरवरी 1922 में। इसके बाद असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है। तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में चलाया गया था। इसके साथ साथ जब चौरी चौरा घटना गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक थाने में बंद करके सभी सिपाहियों को जला दिया जाता है, जिसके तहत गांधी जी कहते हैं कि यहाँ पर हिंसा का प्रयोग किया गया है, तो मैं अब असहयोग आंदोलन को समाप्त करता हूँ।
तो फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना के कारण ही गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया, तो आप याद रखेंगे चौरी चौरा घटना 1922 के द्वारा। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता कब होता है। गांधी और इरविन के मध्य समझौता होता है 1931 को। गांधी और इरविन के मध्य समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। इसमें गांधी जी के द्वारा 13 सूत्रीय मांगें रखी जाती हैं, जिसमें इरविन के द्वारा अत्यधिक मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है और कुछ ऐसी मांगें होती हैं जिन्हें नहीं माना जाता है। तो गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है 1931 को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूना पैक्ट कब होता है, तो पूना पैक्ट होता है पुणे महाराष्ट्र में गांधी जी और अंबेडकर के मध्य में। और पूना पैक्ट के बाद ही गांधी जी कहते हैं कि हमें अनुसूचित जाति के लिए जो स्थान है उनकी वोटिंग के, उन्हें निश्चित नहीं करना चाहिए जाति के आधार पर, बल्कि उन्हें संपूर्ण राजनीति में हिस्सेदारी देनी चाहिए। तो इस प्रकार हम याद रखेंगे कि पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ, गांधी और अंबेडकर जी के मध्य में। किस सन में, तो 1932 में। इरविन समझौता गांधी और इरविन जी के मध्य में 1931 में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है। तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली नहर है पनामा नहर। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो बाब उल मंदेव संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। विल्ड्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। लानोस कहाँ पाए जाते हैं, तो वेनेजुएला में। डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। पुस्ताज कहाँ पाए जाते हैं, हंगरी में। पंपाज कहाँ पाए जाते हैं, तो अर्जेंटीना में। एक बार फिर से देख लेंगे, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन अलग करती है, तो स्वेज नहर। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो बाब उल मंदेव संधि को। वेल्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। लानोस वेनेजुएला में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। पुस्ताज हंगरी में। और पंपास अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में ही आपके पेंटागोनिया मरुस्थल भी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्द्रता मापने हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडल की आर्द्रता यदि हमको मापनी है तो हमें हाइग्रोमीटर का उपयोग करना पड़ेगा, और अगर हमें वायुमंडल का घनत्व मापना है तो हमें हाइड्रोमीटर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अंतर कहाँ पे है, गा और डा में। तो यदि आर्द्रता मापनी है तो हाइग्रोमीटर, और घनत्व मापना है तो हाइड्रोमीटर। वायुदाब किसके द्वारा मापा जाता है, तो बैरोमीटर के द्वारा। वायुदाब किसके द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा। दाब का मात्रक क्या है, तो पास्कल दाब का मात्रक है। नेक्स्ट है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किसके द्वारा मापी जाती है, तो अल्टीमीटर के द्वारा उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई को मापा जाता है। हृदय स्पंदन गति किसके द्वारा मापी जाती है, तो हृदय की गति को मापा जाता है स्फिग्नोमीटर के द्वारा। उड़ते विमान की ऊंचाई अल्टीमीटर और हृदय की गति स्फिग्नोमीटर। ओजोन परत की मोटाई को किससे मापा जाता है, तो ओजोन परत की जो मोटाई है उसे मापने की इकाई है डॉप्सन। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत से संबंधित आपकी एक समझौता किया गया जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। तो ये कब किया गया, 1987 में। कहाँ किया गया, हैमिल्टन कनाडा में किया गया। इसके साथ याद रखेंगे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो डॉल्फिन संरक्षण केंद्र स्थित है पटना, बिहार में। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो रविंद्र सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है कैलाश सांखल को। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र सिन्हा, और वाटर मैन ऑफ इंडिया है आपके राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र। और इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सलीम अली को। और आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 29 जुलाई को। और बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। कोटापैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो इक्वाडोर में स्थित है। अगला देखेंगे, विश्ववियत और एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित हैं, तो इटली में स्थित हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार उद्गार होते रहते हैं, जिस कारण एक प्रकाश जो है हमेशा उत्पन्न होता रहता है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो भोपाल गैस त्रासदी इतिहास की सबसे बड़ी घटना रही है, जिसे कब हुई थी, तो 3 दिसंबर 1944 को आपकी भोपाल गैस त्रासदी घटना हुई थी। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ
स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, और डाउन्स घास के मैदान भी कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो ये कालाहारी मरुस्थल जो कि बुशमैन जाति से संबंधित है, ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। पेंटागोनिया मरुस्थल अभी अभी मैंने बताया था अर्जेंटीना में। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में, और वहीं पर आपके पेंटागोनिया मरुस्थल भी पाया जाता है, और ये कहाँ पर है? तो दक्षिण अमेरिका में। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। और विश्व की सबसे बड़ी लवणता वाली झील कौन सी है? तो याद रखेंगे वॉन झील तुर्की में स्थित है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, लवणता वाली सबसे बड़ी झील वॉन झील, सबसे बड़ी झील विश्व की तो कैस्पियन सागर। देखिए, हमने 10 मिनट में, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण और भूगोल के प्रश्नों को भी डिस्कस किया। इसके साथ हमने इतिहास के प्रश्नों को भी डिस्कस किया, और अब हम संविधान के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। संपत्ति के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संपत्ति के अधिकार का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 300 का में किया गया है। संपत्ति अब हमारा विधिक अधिकार बन चुका है। तो ये जो संपत्ति है ये पहले हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था। तो वर्तमान में यदि पूछे जाएं कि कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। इसके पहले कितने हुआ करते थे? तो 7 मौलिक अधिकार। 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा करके अनुच्छेद 301 में शामिल करके विधिक अधिकार बना दिया गया है। मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो याद रखेंगे कि जब संविधान बनकर के तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय संविधान में कहीं पर भी मूल कर्तव्य जैसे शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। इन मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया। तो आप याद रखेंगे कि मूल कर्तव्यों को संविधान में किसके द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस समिति के आधार पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। और इनकी संख्या कितनी थी? तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। इसके बाद अभी वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11वां कब जोड़ा गया? ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में आपके 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और वह है कौन सा? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? अभी अभी बताया आपको, 6 हैं। अब इन मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 3 में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और मौलिक कर्तव्य का वर्णन आपके अनुच्छेद 51 का में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा करके अनुच्छेद 301 में विधिक कानून के रूप में शामिल कर दिया गया। मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51 का में किया गया है। और मूल अधिकारों का वर्णन किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और ये मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो मूल अधिकार हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि वह कौन से संविधान संशोधन है जो राष्ट्रपति आपात लगने पर भी संविधान के वह कौन से मौलिक अधिकार हैं जो राष्ट्रीय आपात लगने पर भी निलंबित नहीं किए जाते हैं? तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगी कि जब हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो हमारे सभी मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन उस समय हमारे 2 मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जो सक्रिय रहते हैं, जिन्हें कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, और वह है हमारे अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मौलिक कर्तव्य में 11वें तथा मौलिक अधिकार में 21A में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? देखिए, वही प्रश्न आपको फिर से देखने को मिल रहा है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मौलिक कर्तव्य में 11वें कर्तव्य के रूप में और मौलिक अधिकार में 21A में मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अनुच्छेद 338 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 338 का संबंध है अनुसूचित जाति से। अनुच्छेद 338 का संबंध किससे है? अनुसूचित जाति से। 89वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338A जोड़ा गया।
अभी अभी हमने देखा कि जो अनुच्छेद 338 है इसका संबंध अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट से है, और इसके बाद एक संविधान संशोधन किया गया, 89वां संविधान संशोधन, और इसके द्वारा आपके अनुच्छेद 338A जोड़ा गया, जिसके तहत आपके अनुसूचित जनजाति का प्रावधान किया गया। तो अनुसूचित जनजाति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 338 से, और अनुसूचित जाति का तो अनुच्छेद 338 से। अब 102वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338B जोड़ा गया, जिसका संबंध है पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी से। बहुत ही ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वीडियो भी लंबा हो रहा है तो मैं कुछ एक दो प्रश्नों के बाद इसे समाप्त करूंगी। तो अनुसूचित जाति 338 में, अनुसूचित जनजाति तो 89वां संविधान संशोधन 338A में, और पिछड़ा वर्ग तो आपके 102वां संविधान संशोधन 338B में जोड़ा गया। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। संक्षिप्त रूप से राष्ट्रीय गान को गाने में कुल कितना समय लगता है? तो 20 सेकेंड लगता है। इसे सबसे पहले कहाँ गाया गया था? तो आपके राष्ट्रीय जो गान है इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर, और राष्ट्रीय गीत कौन है? तो राष्ट्रीय गीत है आपका वंदे मातरम। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इसे सबसे पहले कहाँ गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता स्वयं रहमतुल्लाह कर रहे थे, और ये सरला रानी चौधरानी के द्वारा गाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें महत्वपूर्ण घटना हुई कि सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो 9 दिसंबर 1946 के बाद जब आपकी दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया गया, और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग की गई। नेक्स्ट देखेंगे द्वितीय बैठक कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946 को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तृतीय बैठक कब होती है? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तृतीय बैठक होती है, जिसमें नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जो बाद में प्रस्तावना का आधार बनता है। अब नेहरू जी ने जो 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव दिया था, उद्देश्य प्रस्ताव, उसे अपनाया कब गया? तो संविधान सभा के द्वारा उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया था, और इसके अपनाने के बाद एक घोषणा कर दी गई थी कि अब संविधान के निर्माण के लिए कुछ समितियां आगे निर्मित की जाएं। नेक्स्ट है, इसी समितियों के आधार पर आपकी एक समिति बनाई गई थी, प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति की कब स्थापना की गई? तो 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। कई बार पूछा जा चुका है कि प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी भी लिख करके आ सकता है। तो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इन 7 सदस्यों में कौन कौन थे? तो आपके एन गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्णा कलादी स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, और इसके साथ साथ आप याद रखेंगे टी.टी. कृष्णामाचारी इत्यादि लोग आपके प्रारूप समिति के अंतर्गत नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय संविधान को निर्मित होने में लगा। और संविधान में जो संविधान के आपके मौलिक अधिकार हैं कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से, और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस के संविधान से। तो इस प्रकार हमने संपूर्ण आपके कह सकते हैं कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सभी विषयों को डिस्कस करते हुए आपके सामान्य अध्ययन पोर्शन से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे उन्हें निकालने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, मुझे नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए, और बिल्कुल भी मत घबराइए। आपने जो कुछ भी पढ़ा है बस पेपर उतने में से ही आने वाला है। धन्यवाद।